नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रमी क्या होती है और इसका बैकग्राउंड क्या होता है, वहां से अपन प्रारंभ करेंगे और इससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। आणविक स्पेक्ट्रमी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रम के गुणात्मक लक्षण, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। जो आणविक स्पेक्ट्रम होता है उसके गुणात्मक लक्षण क्या है, इसके बारे में हम इस आर्टिकल में और इस टॉपिक में जानेंगे। अणु पता है हमें क्या होते हैं। अणु क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु है। अणु अपन यहां कौन सी ले रहे हैं? आणविक ले रहे हैं, अर्थात अणु से संबंधित है, परमाणु से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? अणु से संबंधित है। दो या दो से अधिक परमाणु के से जो बनता है, ठीक है, के द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो स्पेक्ट्रम अणु के द्वारा उत्सर्जित होगा वो आणविक स्पेक्ट्रम कहलाता है। आणविक स्पेक्ट्रम का अध्ययन अल्प विभेदी स्पेक्ट्रोस्कोप से करने पर, आणविक स्पेक्ट्रम का अध्ययन कहां से किया? अल्प विभेदी। अल्प विभेदी मतलब लो रिजोल्यूशन होता है, जिसका बहुत लो रिजोल्यूशन होता है, ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोप होता है। इससे करने पर एक सतत बैंड, कैसा बैंड मिलता है अपने को? सतत बैंड, कंटिन्यूअस बैंड, सतत बैंड की भांति हमें दिखाई देता है। आणविक स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देता है? कंटिन्यूअस बैंड। जैसे ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम कैसा है? सतत है एक तरह से। अल्प विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से प्राप्त बैंड स्पेक्ट्रम। ये चित्र क्या बता रहा है? ये चित्र ये बता रहा है कि जो अल्प विभेदन क्षमता वाला स्पेक्ट्रोस्कोप से जो हमने आणविक स्पेक्ट्रम लिया वो कैसा प्राप्त होता है। तो ये सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम में दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले किनारे पर बैंड की तीव्रता अधिक। इसमें क्या है? जहां दीर्घ तरंगदैर्ध्य है, दीर्घ तरंगदैर्ध्य मतलब हाई वेवलेंथ वाले जो किनारे पर बैंड की तीव्रता अधिक, और लघु तरंगदैर्ध्य लो वेवलेंथ वाले किनारे की ओर तीव्रता सतत कम होती जाती है। तो यहां देख रहे हैं अपने डार्क और व्हाइट दिख रहा है। जैसे अगर हम इसको पार्ट को देखें तो आप उस हिसाब से देख रहे हैं, और एक आप यहाँ पे देखिए आप, तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से जो है तीव्रता में कमी आ रही है। परमाणु की भांति अणु में भी ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होती है। जैसे परमाणु में अपन ने देखा था, परमाणु में ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं? परमाणु में ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, वैसे ही अणु में भी ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं। इन आणविक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से आणविक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जैसे परमाणु में हमने देखा था, वैसे ही आणविक ऊर्जा स्तरों के मध्य, अणुओं में जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनके मध्य आणविक जो ट्रांजिशन होता है, वैसे ही संक्रमण होता है, उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रम आणविक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो अब हम बात कर रहे हैं, जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो आणविक स्पेक्ट्रम है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है। उच्च
उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से आणविक बैंड स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने पर निम्न तथ्य जब हम उच्च विभेदन क्षमता वाला स्पेक्ट्रोस्कोप काम में लेते हैं और इसके आणविक बैंड के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं तो हमें जो परिणाम मिलते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, प्रत्येक बैंड में बहुत अधिक संख्या में स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। जो प्रत्येक बैंड होता है, इन ईच बैंड, प्रत्येक बैंड में बहुत अधिक संख्या में स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। बैंड के दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले किनारे की ओर ये रेखाएं अति संकुलित और अधिक तीव्रता वाली होती हैं। उस बैंड में जो दीर्घ तरंगदैर्ध्य, उस बैंड में जो दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले किनारे की ओर ये रेखाएं अति संकुलित, क्लोजली पैक्ड होती हैं। कैसी होती हैं? क्लोजली पैक्ड होने से क्या होगा? अधिक तीव्रता वाली होती है। क्लोजली पैक्ड होंगी तो वो अधिक तीव्रता वाली होंगी। और इस किनारे को बैंड शीर्ष, इस किनारे को क्या कहा जाता है? बैंड का हेड कहा जाता है, बैंड का शीर्ष कहते हैं। बैंड शीर्ष से लघु तरंगदैर्ध्य वाले किनारे की ओर जाने पर रेखाएं कम संकुलित तथा हल्की होती जाती हैं। बैंड के शीर्ष से लघु तरंगदैर्ध्य वाले किनारे की ओर जाएं तो वहां रेखाएं क्या होती हैं? कम संकुलित होती हैं, लेस क्राउडेड होती हैं। और लेस क्राउडेड होने से हल्की और फेंट हो जाती है, जिसे हम चित्र 2 में देख सकते हैं। देखिए, उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से बैंड स्पेक्ट्रम यदि हम देखें तो इस प्रकार से देखिए। इसको यदि हम देखें तो यहां हमें दिखाई दे रहा है किस प्रकार से जो डार्क कलर है और लाइट कलर है, किस प्रकार से इसमें तीव्रता में अंतर आ रहा है। इसे हम इसको यहां से आसानी से समझ सकते हैं। बैंड में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं इतनी पास पास होती हैं कि अल्प विभेदन क्षमता वाले उपकरण से यह एक सतत स्पेक्ट्रम या बैंड की भांति प्रेक्षित होता है। बैंड जो प्राप्त होता है हमें, उसमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं बहुत अधिक पास होती हैं, और इतनी पास होती हैं कि यदि हम अल्प विभेदन क्षमता वाले उपकरण से इसको मेजर करते हैं तो ये एक सतत स्पेक्ट्रम या बैंड की भांति दिखाई देता है। बैंड का मतलब ही यही होता है, सतत स्पेक्ट्रम, या तो हम लाइन बोलते हैं। लाइन का मतलब तो सिंगल लाइन, मतलब किसी एक तरंगदैर्ध्य वाली जो ट्रांजिशन होती है। और बैंड या सतत स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम और बैंड का मतलब यही होता है। बैंड का मतलब उसमें हमें अंतर या विभेदन पता नहीं है, उसमें एक से अधिक तरंगदैर्ध्य हैं, 2 या 2 से अधिक तरंगदैर्ध्य हैं, और वो इतनी पास हैं कि उन्हें हम अलग अलग विभेदन हमारे से करना संभव नहीं है, अलग अलग विभेदित नहीं हो सकती हैं। नंबर 2, एक नियमित अनुक्रम के रूप में अनेक बैंड एक के बाद एक प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार आणविक स्पेक्ट्रम में बैंड समूह प्राप्त होता है। एक नियमित अनुक्रम होता है, रेगुलर सीक्वेंस होता है, जिसमें अनेक बैंड एक के बाद एक प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से जो हमें आणविक स्पेक्ट्रम में बैंड का समूह है, ग्रुप ऑफ बैंड्स, आणविक स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलता है? ग्रुप ऑफ बैंड्स, जिस प्रकार से हम इसमें डायग्राम में देख रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? ग्रुप ऑफ बैंड्स मिलता है। नंबर 3, विभिन्न बैंड समूहों की व्यवस्था नियमित होती है, और ये बहुत पास पास भी हो सकते हैं। जो अलग अलग विभिन्न बैंड समूह हैं उनकी व्यवस्था नियमित होती है। उनकी व्यवस्था कैसी होती है? नियमित होती है, और ये बहुत पास पास भी हो सकते हैं। वो निर्भर करता है कि किस प्रकार का अणु आपने लिया है और किस प्रकार का स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है। इस प्रकार आणविक स्पेक्ट्रम भी
परमाणुविक स्पेक्ट्रम की भांति रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। रेखीय का मतलब लाइन स्पेक्ट्रम। आणविक स्पेक्ट्रम जो होता है वो भी क्या होता है, जैसे परमाणुविक होता है वैसे लाइन स्पेक्ट्रम की तरह लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन आणविक स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाएं निश्चित अंतराल से पृथक नहीं होती हैं। आणविक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं निश्चित अंतराल से पृथक नहीं होती हैं। बैंड शीर्ष पर वे अति निकट अति संकुलित होती है। जो बैंड शीर्ष है उस पर वे अति निकट अति संकुलित होती है तथा दूसरे किनारे पर पहुंचते पहुंचते ये रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। बैंड स्पेक्ट्रम से अणु की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। जब हम बैंड स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, कोई भी अणु है उसका जो बैंड स्पेक्ट्रम है उसका जब अध्ययन किया जाता है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड की लंबाई कितनी है, बल का नियतांक कितना है, बॉन्ड का कोण कितना है, अर्थात बॉन्ड लेंथ कितनी है, फोर्स कांस्टेंट कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है, इसकी जानकारी अर्थात ये हम इससे बैंड स्पेक्ट्रम से कैलकुलेट किया जा सकता है। आणविक स्पेक्ट्रम प्रायोगिक दृष्टि से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वर्णक्रम में 3 क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। जब आणविक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात किया गया और परिणामों को जब देखा गया और ऑब्जर्व किया गया, प्रेक्षणों को ऑब्जर्व किया गया, तो उससे ये निर्णय निकला कि 3 क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। कितने में प्राप्त होते हैं? 3 क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। ए, चरम अवरक्त क्षेत्र, एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन। कैसा होता है? एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन, चरम अवरक्त क्षेत्र। चरम अवरक्त क्षेत्र, तरंग दैर्ध्य परास 1 सेंटीमीटर से 0.1 मिलीमीटर। तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है? तरंग दैर्ध्य परास 1 सेंटीमीटर से 0.1 मिलीमीटर तक होती है। अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड क्षेत्र। इंफ्रारेड कौन सा होता है? जब आपके पास में 0.1 मिलीमीटर से 780 नैनोमीटर, ये जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है अवरक्त या इंफ्रारेड क्षेत्र। सी, पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन जो होता है वो 780 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होता है। इस प्रकार से जो नॉर्मली सामान्य रूप से जो आणविक स्पेक्ट्रम वर्णक्रम आपको प्राप्त होता है वो प्रायोगिक रूप से आपके इन 3 क्षेत्रों में प्राप्त होता है। आणविक वर्णक्रमों की व्याख्या करने के लिए ये माना गया है कि अणुओं की आंतरिक ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। आणविक वर्णक्रमों की जब हम व्याख्या करते हैं, आणविक वर्णक्रमों की व्याख्या करने के लिए माना गया है कि अणुओं की आंतरिक ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। एटम्स की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। इंटरनल एनर्जी स्टेट्स जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं और उसके भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। उनके भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, जैसे परमाणुओं में होते हैं। अणुओं में आंतरिक ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जा के अतिरिक्त 3 अन्य प्रकार की ऊर्जाओं से होती है। जो अणुओं में जो आंतरिक ऊर्जा होती है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। अणुओं में जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसमें एक तो स्थानांतरण ऊर्जा होती है, इसके अतिरिक्त 3 अन्य प्रकार की ऊर्जाएं होती है। एक घूर्ण ऊर्जा, दूसरा कंपन ऊर्जा और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। 3 तरह की ऊर्जाएं होती है। घूर्ण ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी, दूसरा कंपन ऊर्जा वाइब्रेशनल एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। के होने के कारण अणुओं में 3 प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं। अणुओं में जो ऊर्जा स्तर होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं।
क्योंकि आपके पास में 3 अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हो गई, जिसमें रोटेशनल एनर्जी हो गई, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गई। तो अब जो 3 प्रकार के ऊर्जा स्तर है, इसे देखिए। ए, घूर्णी ऊर्जा स्तर, जो रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स कहलाते हैं। घूर्णी ऊर्जा स्तर, रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स। अणुओं में घूर्णी ऊर्जा स्तर स्वतंत्र अक्ष के सापेक्ष घूर्णन से उत्पन्न होते हैं। अणुओं में जो घूर्णी ऊर्जा स्तर है वो कहां से मिलते हैं? जब स्वतंत्र अक्ष के सापेक्ष जब घूर्णन होता है, कोई स्वतंत्र अक्ष ले लेते हैं, फ्री एक्सिस, उसके सापेक्ष जो घूर्णन होता है, इससे जो ऊर्जा स्तर जो आपको मिलते हैं, यहां से घूर्णी ऊर्जा स्तर मिलते हैं। तथा इन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। बी, कंपन ऊर्जा स्तर, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स। कंपन ऊर्जा स्तर अणुओं में बंधन बलों के संकुचन व तनन से उत्पन्न ऊर्जा से संबंधित है। कंपन ऊर्जा स्तर कैसे मिलते हैं अणुओं में? जो बंधन बल होते हैं, बाइंडिंग फोर्स होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन और जो संकुचन और तनन, या तो उसमें संकुचन हो जाएगा या उसमें एक्सटेंशन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, संकुचन और तनन से ऊर्जा से संबंधित है। इन ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल जो होता है वो 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। सी, आणविक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स। आणविक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर अणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से संबंधित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर अणु में किससे संबंधित होते हैं? इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उससे संबंधित है। तथा इन ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि का होता है। इन ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। चरम अवरक्त क्षेत्र, एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन में पाई जाने वाली वर्णक्रम रेखाओं के तरंग दैर्ध्य 1 सेंटीमीटर से 0.1 मिलीमीटर तक होती है। इन वर्णक्रम रेखाओं को उत्पन्न करने वाले फोटोन की ऊर्जा की कोटि जो होती है वो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से अवशोषित या उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा इसके समान होने के कारण अणुओं का इस क्षेत्र में उत्पन्न बैंड वर्णक्रमी घूर्णी स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णक्रमी घूर्णी स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहां आप देखिए, इसको अपन समझें तो ये देखिए, आपके पास में घूर्णी ऊर्जा स्तर इस प्रकार से ट्रांजिशन होता है। कंपन ऊर्जा स्तर, ये यहाँ इस प्रकार से ट्रांजिशन होता है, ऑर्डर दिया हुआ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में आप देखिए लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, कंपन ऊर्जा स्तर और घूर्णी ऊर्जा स्तर, इस प्रकार से आणविक ऊर्जा स्तरों को समझाया हुआ है। इसी प्रकार अवरक्त क्षेत्र में पाई जाने वाली वर्णक्रम रेखाओं के तरंग दैर्ध्य 0.1 मिलीमीटर से 780 नैनोमीटर होती है। इनकी ऊर्जा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। अणुओं में कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल भी इसी कोटि का होता है। जब 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ऊर्जा के फोटोन अणु के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, किसके साथ क्रिया करते हैं? अणु के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो संक्रमण न केवल कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य होता है बल्कि घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य भी होता है। इन संक्रमणों से उत्पन्न होने वाला बैंड वर्णक्रम कंपन घूर्णी वर्णक्रम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाता है। कौन सा कहलाता है? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाता है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से आणविक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने समझा और किस प्रकार से आणविक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल आएगा वो रिजिड रोटेटर से रिलेटेड होगा। रिजिड रोटेटर जो होगा वो द्विपरमाणु अणु होता है, द्विपरमाणु अणु जो होता है उससे संबंधित होता है। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे आप इस आर्टिकल को थोड़ा आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आणविक स्पेक्ट्रम होता है, परमाणविक स्पेक्ट्रम और आणविक स्पेक्ट्रम में अंतर होता है। इसमें किस प्रकार से कौन कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण है, इसको इस लेक्चर में हमने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद दोस्तों। क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।